सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूपी टेट और सी टेट का क्या क्राइटेरिया रहता है शिक्षक भर्ती में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे सी टेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि यूपी टीटी में भी बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो सी टेट और यूपी टेट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो छात्रों को क्लियर नहीं हो पाती हैं और छात्र उनको एज इट इज़ मान लेते हैं। हालांकि एक एक चीज़ के कई कई सारे मतलब होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सी टेट चूँकि अभी क्राइटेरिया इसका आने वाला है, किस तरीके से होगा, यूपी टेट भी होने की संभावना है। और शिक्षक भर्ती के लिए आपको कुछ न कुछ समय देना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी सरकार अभी कराने के मूड में नहीं है, तो शिक्षक भर्ती के लिए आपको कुछ न कुछ इंतज़ार करना पड़ सकता है। शिक्षक भर्ती अभी नहीं आएगी। अगर यूपी टीटी होगा, सरकार का मानना ये है कि यूपी टीटी के बाद ही हम शिक्षक भर्ती देंगे। हालांकि 70,000 शिक्षक भर्ती की बात अभी सरकार ने की थी जनवरी महीने में, लेकिन वो हो नहीं पाई किसी कारणवश। लेकिन जब भी भर्ती आएगी तो 17,000 वैकेंसी को लेकर जो है सरकार अपने संज्ञान में लेगी और यही भर्ती शायद पहले निकालेगी। अगर ये भर्ती नहीं आती है तो फिर 51,000 की भर्ती करेगी और कुछ छात्रों का मानना है कि 97,000 भर्ती यहाँ पे आएगी। ठीक है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि सरकार ने कहा था कि 17,000 भर्ती हम और करेंगे, तो इसी को फॉलो करना है। 17,000 वैकेंसी की बात सबसे अधिक ही है सरकार ने, तो उसी को मान के चलते हैं। इन भर्तियों की बात सरकार कभी कभी पेपर में जो है अपना स्टेटमेंट दे देती है, लेकिन 97,000 के बारे में सरकार ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो सी टेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं, छात्रों को क्लियर नहीं होते हैं, तो उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। दो चीज़ें हैं, आज हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे है सेक्स और दूसरा है जेंडर। इन दो चीज़ों की आज हम लोग बात करेंगे, एक सेक्स और एक जेंडर की बात करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और सी टेट में किस तरीके से इन पे आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो सेक्स का जो मीनिंग होता है वो यौन होता है, और जेंडर का देखें तो जेंडर की जो हिंदी होती है वो लिंग होता है। लिंग में देखें तो महिला पुरुष की बात होती है, महिला और पुरुष की बात होती है। लेकिन सेक्स का जो निर्धारण है वो माँ के गर्भ में जब कोई भी शिशु या भ्रूण बनता है, तब वहां से यौन का निर्धारण, यौन अंग विकसित होते हैं, यौन अंग का विकास प्रारंभ होता है। लेकिन इसी यौन को, सेक्स को महिला पुरुष में बांटने वाला कौन सा चीज है, वो समाज है। तो महिला और पुरुष को इंडिकेट करने वाला समाज है। तो अगर हम देखें तो सामाजिक अवधारणा है, लिंग क्या है, एक सामाजिक अवधारणा हो जाती है, सामाजिक अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे अगर और हम लोग देखें तो लिंग क्या हो गया, एक सामाजिक अवधारणा हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये प्रारंभ होता है कहाँ से, माँ के गर्भ से। तो माँ के गर्भ से शिशु के अंग विकसित हो रहे हैं, अर्थात इसके शरीर का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे यौन की जो घटना है या सेक्स की जो घटना है वो जैविक घटना मानी जाएगी, या इसको ये भी कह सकते हैं जैविकीय अवधारणा। इसको हम लोग ये भी इस तरीके से भी जान सकते हैं कि सेक्स क्या है,
एक जैविकी अवधारणा है, और जबकि लिंग क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है। इसी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है, या सेक्स क्या है। तो जैविकी अवधारणा यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और जबकि ये सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशल कॉन्सेप्ट क्या है, लिंग क्या है, सोशल कॉन्सेप्ट है, और जबकि ये सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं आगे, इसी को पढ़ेंगे। तो यहाँ से फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेक्स क्या है, यौन है, अर्थात माँ के गर्भ में जब कोई शिशु या भ्रूण बनता है तब वहाँ से यौन अंग का विकास प्रारंभ होता है, जिसे जैविकी घटना भी कहा गया है, और इसी को जैविकी अवधारणा भी कहा गया है। अंग्रेजी में देखें तो इसको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। अब इसी यौन को महिला पुरुष में बांटने वाला कौन है, समाज है। तो जब महिला पुरुष में इसको बांट दिया गया तो ये समाज ने बांटा थे, इसलिए लिंग को माना गया कि एक सामाजिक अवधारणा है, अर्थात सोशल कॉन्सेप्ट है। अगर हम परंपरागत समाज में देखें, परंपरागत समाज में देखें तो वहां पर बालक तथा बालिकाओं में, बालक तथा बालिकाओं में भेद किया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में इस परंपरागत समाज का जो ढांचा है उसको बदल दिया गया है, यानी बालक भी बालिकाओं के कपड़े पहन सकते हैं, या बालिकाएं जो है बालकों के कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस करना वर्तमान समय में मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ से ये रूढ़िवादिता अर्थात परंपरागत चीज़ें कम हो रही हैं, और बालक बालिकाओं के संदर्भ में जो अवधारणा थी वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। तो बालिकाएं भी बालकों के कपड़े पहन लेती हैं, तो रूढ़िवादिता कम हो रही है। रूढ़िवादिता ही समाज की सबसे बड़ी एक ऐसी अवधारणा है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो रूढ़िवादिता कम करने के लिए बालक और बालिकाओं में अंतर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। परंपरागत समाज में यही होता था कि बालकों के लिए अलग प्रकार की चीज़ें होती थी और बालिकाओं के लिए अलग प्रकार की चीज़ें होती थी। जैसे बालकों के कपड़े अलग होते थे और बालिकाओं के कपड़े अलग प्रकार से बनाए जाते थे। ये भी देखते हैं हम लोग कि बालकों के लिए अलग खिलौने आते थे और बालिकाओं के लिए अलग खिलौने आते थे। वर्तमान समय में दोनों चीज़ें कॉमन हो गई हैं, अर्थात बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौनों का निर्माण नहीं होता। बालक भी वही खिलौने खेलता है और बालिकाएं भी वही खिलौने खेलती हैं। और अगर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है या जेंडर भेदभाव की बात होती है, वो सबसे पहले परिवार से ही प्रारंभ होता है और फिर धीरे धीरे समाज में और फिर देश में बढ़ता चला जाता है। तो परिवार में क्या होता है, बालकों के लिए अलग कुछ अवधारणा माता पिता की रहती है, बालिकाओं के लिए कुछ अलग अवधारणा बनी रहती है। बालकों के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं, बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ये परंपरागत समाज में होता है। लेकिन आधुनिक समाज में अब बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है। सरकार ने भी एक योजना चलाई है बेटियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना चल रही है, वो बालिकाओं के संदर्भ में है, क्योंकि बालिकाओं को हे दृष्टि से देखा जाता था। यही रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता का अर्थ एक और है, जो कोई भी व्यक्ति या समाज अपने आप में बदलाव नहीं कर पाता, उसको माना जाता है कि वो रूढ़िवादी होता है। अर्थात जो भी पुरुष या महिला या जो भी समाज या जो भी राष्ट्र अपने विचारों में नयापन नहीं लाता समय के आधार पर, तो रूढ़िवादी कहलाता है। स्टीरियोटाइप इसको कहा जाता है। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आई होंगी। एक तो सेक्स के बारे में, यौन के बारे में, यौन का निर्धारण, और दूसरा है लिंग का निर्धारण। ये कई बार सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्स या जेंडर किस प्रकार की अवधारणा है, तो सीधे सीधे आप लोगों को बताना है यहाँ पे ये जैविकी अवधारणा है, और लिंग क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक घटना भी कहीं कहीं इसको माना गया है कि ये सामाजिक घटना है, अर्थात समाज के लोगों के द्वारा महिला पुरुष को बताया गया है कि ये इस प्रकार के बनावट के लोग महिला होंगे, इस प्रकार के बनावट के लोग पुरुष होंगे।
तो सेक्स का यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। माँ के गर्भ में जब कोई भी शिशु बनता है या भ्रूण बनता है, वहाँ से यौन अंग विकसित होते हैं, इसलिए इसको जैव की घटना कहा गया है। आइए मित्रों, देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे अधिक फेमस, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, सबसे अधिक फेमस जो चीजें हैं उनको हम लोग यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रश्न, एक अंक का प्रश्न यहाँ से आपको क्लियर होता है। इस पे कोई अब आपको डाउट नहीं रहेगा हमें लगता है, क्योंकि हमने दोनों चीजें यहाँ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं आपको कि यौन क्या है और लिंग क्या है। तो सेक्स याद रखिएगा और जेंडर याद रखिएगा। जेंडर का मतलब होता है लिंग, महिला या पुरुष, मेल या फीमेल, मेल और फीमेल। यहाँ से इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो मेल या फीमेल, ठीक है। चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगे यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं आप लोग। अब आगे एक और चीज़ है, हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस क्लास में हम लोगों ने देखा भी, एक तो हम लोगों ने जाना यौन के बारे में, दूसरा जाना हम लोगों ने लिंग के बारे में, और तीसरा जाना परंपरागत क्या चीजें होती हैं, परंपरागत, और तीसरा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब फिर से एक बार बता देते हैं आपको, कोई भी प्राणी, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति जब अपने विचारों में नयापन नहीं ला पाता है, न ला पाना अर्थात बदलाव न कर पाना, वो रूढ़िवादिता कहलाता है। परंपरागत का मतलब होता है कि जो पूर्वजों ने निर्धारित कर दिया उसी को मानते चले आना। जैसे लड़का और लड़की में भेद करना, लड़का और लड़की में भेद, ये प्राचीन काल में भी होता था, लेकिन आधुनिक काल में इस अवधारणा को थोड़ा सा बदला गया है। इसकी अंग्रेजी सेक्स होती है, इसकी अंग्रेजी जेंडर होती है, हमने बताया है। यौन क्या है, जैव की घटना है, और जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक घटना है। यहाँ पे 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, परंपरागत, रूढ़िवादिता। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है यहाँ पे अपसारी चिंतन, और दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। रचनात्मकता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में रचनात्मकता पर बहुत सारे प्रश्न बनाता है। रचनात्मकता, अंग्रेजी में इसको बोला गया है क्रिएटिविटी। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनाता है, और जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इस पे जोर देती है। इसके पहले NCF आया था, NCF 2005, वो भी इस पे बहुत सारा जोर दिया है। तो अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें बहुत सारे प्रश्न सीटेट में आते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। आप लोग जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, अपसारी और अपसारी चिंतन, अभिसारी और अपसारी चिंतन, थिंकिंग यहाँ पे बोला गया, और डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग।
इसी पे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। बहुत सारे प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है, तो 1 नंबर यहाँ से क्लियर हुआ, ये दूसरा नंबर यहाँ से क्लियर होता है। और सीटेट में जो पैडागॉजी बहुत ही पूछी जाती है, इसलिए उन चीज़ों को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे और देखेंगे नई नई चीज़ें, नई नई बातें। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को क्लियर नहीं होते हैं, कितना भी पढ़ लें वो क्लियर ही नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको बेहद आसान तरीके से आपको बताने का हम तो प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये बात याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिले तो उसको बड़ा ध्यान से देखें और समझें। यहाँ से 1 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।